बेटा 28 साल का होता है और उसकी माँ होती है 32 साल की और पिता की उम्र होती है 60 साल की। माँ और बेटे की उम्र में सिर्फ 4 साल का अंतर इसलिए था क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ होती है। सगी माँ उसकी मर चुकी थी, इसलिए पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, बेटा पहले से ही बड़ा था लेकिन और बड़ा हो जाता है और वो माँ से इस तरह से बातचीत करता था कि पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। पिता ने कई बार बेटे को समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अपनी माँ के इतने नज़दीक मत जाओ, ये बात सही नहीं है। लेकिन बेटे के मन में ऐसी शायद कोई बात नहीं थी। जैसे जैसे पिता मना करता था, बेटा जस्ट उसका उल्टा करता था। और जैसे बेटा उल्टा कर रहा था तब पिता को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार शुरुआत बातचीत से होती है, फिर डांट डपट शुरू हो जाती है। इसके बाद एक दिन बेटा जब अपनी माँ से बातचीत कर रहा था, पिता को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बेटे को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। हालांकि बेटा चुपचाप रोता हुआ अपने घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अगली बार फिर से यही मौका आता है। बाप ने जब अपने बेटे को पीटना शुरू किया, तब बेटे ने अपने बाप का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि पिताजी, आप यूं बार बार डांटते हो, पीटते हो, मारते हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। किस दिन मेरा हाथ उठ गया तो फिर सही नहीं होगा। बाप को यह बात बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन परेशान सबसे ज़्यादा बात यह करती है क्योंकि बेटा अपनी सौतेली माँ से ज़्यादा ही घुट घुट कर, मिल मिलकर बातचीत किया करता था। पत्नी को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी जैसा कहते था वो पत्नी मान जाती थी, लेकिन बेटा नहीं मान रहा था। तीसरी बार कुछ ऐसा होता है, बेटे को डांटा गया, उसके बाद फिर पीट दिया गया। जैसे ही बेटे को पीटा जाता है तो बेटा गुस्से में पलटकर पिता को पीट देता है। बस पिता को पीटना था और उसके बाद फिर यह मामला इतना बिगड़ जाएगा, किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। यहीं से एक कत्ल की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ऐसी कहानी लिखी जाती है। जब ये कहानी जनता के, लोगों के सामने अखबार, टेलीविजन और न्यूज चैनलों के माध्यम से आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की इतनी भयानक वजह भी हो सकती है। एक बाप अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, अपनी पत्नी को अपने बेटे से दूर करने के लिए इतना खौफनाक कदम उठा सकता है। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की। जिला मुरादाबाद का एक थाना लगता है कुंदरकी और कुंदरकी का एक गांव लगता है जैतपुर। यहाँ का रहने वाला एक किसान जिसका नाम भीमसेन होता है, वो जब अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो 16 नवंबर 2025 की शाम की ये बात है। उसके खेत के किनारे एक लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही उसे ये देखता है, वो देखकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद इस मामले की, इस घटनाक्रम की जानकारी वो पुलिस को देता है। पुलिस को सूचना दी गई थी और ये सूचना दी गई थी कि साहब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे रोड किनारे एक्सीडेंट हो गया है और एक लड़के की मौत हो गई है। आप जितनी जल्दी हो सके मौके पर आ जाइए। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद उस लाश को कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम हाउस के लिए भिजवा दिया जाता है। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके जेब में एक डीएल निकलता है, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस निकलता है। और ड्राइविंग लाइसेंस को जब देखा जाता है तो उस नाम लिखा था अनिकेत शर्मा। उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। वो रहने वाला होता है नई बस्ती, दुर्गा कॉलोनी, बहजोई, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। जब पुलिस ने इससे घर वालों से संपर्क साधने की कोशिश की तो परिवार वालों को सूचना दी कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे क्या आपका बेटा है। आप एक काम करिए, यहाँ मौके पर पहुंच जाइए और आकर देख लीजिए। परिवार वालों को जैसे सूचना मिलती है, परिवार वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार के लोग थे, रो रो कर बिलख रहे थे, उनका बुरा हाल था। तभी पिता बाबूराम शर्मा कहता है कि साहब ये मेरा ही बेटा है। दरअसल ये चंदोसी एक शादी समारोह में गया हुआ था, मुझे नहीं पता इसके साथ क्या हुआ है। पुलिस वालों ने, जो वहाँ आसपास के लोग थे, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि आप परेशान मत होइए, पोस्टमार्टम होगा, आप एक तहरीर दे दीजिए। जब बात तहरीर देने की आती है तो कहता है कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बेपढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई कार्रवाई किसी पर नहीं चाहता। चाहो तो ऐसी ही मेरे बेटे की लाश दे दो, मैं उसे दाग लगा दूंगा, अंतिम संस्कार कर दूंगा। जब इस तरह की बात थी तो पुलिस ने कहा कि अब हमारे ये कब्जे में है, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक लाश नहीं मिलेगी, इसलिए आपको एक तहरीर तो देनी ही पड़ेगी। पिता ने कई बार समझाने की कोशिश की, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने, तमाम लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने साफ साफ इनकार कर दिया कि बिना पोस्टमार्टम के आपको लाश मिलेगी ही नहीं। आखिरकार उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम होने के बाद जो डॉक्टर लोग पुलिस को बताते हैं वो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पुलिस भी अभी तक इस घटनाक्रम को सिर्फ एक एक्सीडेंट मान रही थी, लेकिन ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक कत्ल था। पुलिस के सामने डॉक्टर ने बताया कि जो सड़क पर कोई वाहन से की चपेट में आने से इसकी तो खैर चोट लगी ही लगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है पहले इसको किसी भारी वस्तु से एक के बाद एक कई वार किए गए हैं। इसके सर में, इसके चेहरे पर, इसके सर में अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान हैं जो एक्सीडेंट के नजर नहीं आते, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मारने की कोशिश की गई है।
आखिरकार पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने फिर से परिवार वालों से बातचीत की कि हमें एक तहरीर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला क्या है। 16 को ये लाश मिली थी, उसके बाद फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये दिन लगातार बीत रहे थे और 23 तारीख तक भी परिवार के किसी सदस्य ने तहरीर नहीं दी। पुलिस वालों ने परिवार के बाकी लोगों से संपर्क किया। आखिरकार 24 नवंबर 2025 को उस लड़के के जो मृतक है उसके चाचा नवनीत शर्मा ने पुलिस को एक तहरीर दी अज्ञात में, यानी कि ये पूरा घटनाक्रम किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसको अंजाम दिया है, इसलिए आप इस मामले की जांच पड़ताल कर लीजिए और जांच पड़ताल के बाद जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। चाचा ने जब इस तरह की बात कही तो पुलिस सक्रिय हो जाती है। उस तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। उच्च अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले रहे थे और उच्च अधिकारियों ने कहा कि जो भी घटनाक्रम है इसकी एक एक तह को, एक एक कड़ी को खोल के रखो, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तो पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था बल्कि उस लड़के का पिता होता है बाबूराम शर्मा। पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है और जब पुलिस उसको हिरासत में लेती है तो उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। शुरुआत में उसने पुलिस को घुमाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पुलिस थी कि इस घटनाक्रम के खुलासे की तह तक जाना चाहती थी। उच्च अधिकारियों ने भी यही आदेश दिया था कि हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। आखिरकार बाबूराम शर्मा से जब बातचीत की तो एक ही सवाल के कई जवाब दे रहा था अलग अलग। तभी पुलिस ने उससे सख्ती से पेश आती है और जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तब जाकर एक कहानी सामने आती है। वो बताता है कि साहब उसकी शादी हुई थी बबीता नाम की एक महिला से और बबीता नाम की महिला को 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अनिकेत शर्मा होता है और बेटी जब बड़ी हो जाती है तो वो उसकी शादी कर देता है। लेकिन साल 2013 की बात है, उसकी पत्नी की ऐसे में मौत हो जाती है। जब पत्नी की मौत हो जाती है घर में बड़ी दिक्कत हो जाती है। आखिरकार करे तो क्या करे, तब उसने ये फैसला किया कि एक शादी कर लेगा। जब वो शादी करता है तो उसकी उम्र से आधी उम्र की एक महिला होती है, उस महिला से शादी करता है। आधी से भी कम उम्र की महिला होती है, यानी कि जब उससे शादी करता है तब वो लगभग 22 साल की होती है और इसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। 50 या 52 साल के आसपास इसकी उम्र होती है। 2015 में वो शादी कर लेता है। हालांकि उसको 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और जब 2 बच्चे पैदा होते हैं तो वो महिला बबली घर का पूरा ख्याल रखा करती थी। वक्त आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तब यहाँ पर जो बेटा होता है अनिकेत शर्मा बबली से बहुत ज़्यादा बातचीत क्या करता था, घुल मुल के बातचीत क्या करता, घुट घुट के बातचीत क्या करता था, हंसते हुए खिलखिलाते बातचीत क्या करता था। पिता की जब जब अचानक से घर में एंट्री होती थी तो पिता को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता था कि आखिरकार ये किस तरह की बातें करते हैं, दोनों जब देखो खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तब उसे शक पैदा होने लगा कि शायद उसके बेटे का उसकी माँ के साथ अफेयर हो गया है, इसलिए उसने अपने बेटे पर नजर रखना भी शुरू कर दिया। वो नजर रखता था और जब जब बेटा इस तरह की बात करता था बाप गुस्सा करता था। शुरुआत में बात समझाने पे आती है, फिर समझाने की बात जब ऊपर बढ़ जाती है तो फिर उसे डांटने लगता है। डांटने की बात जब खत्म होती है तो फिर उसके साथ मारपीट करने लगता है और जब मारपीट करने लगता है तो मारपीट भी वो ज्यादा करने लगता है। पहली दूसरी बार में तो कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन जब मां की वजह से वो पिट रहा था बेटा तो उसने दूसरी तीसरी बार में अपने बाप का हाथ रोक लिया और हाथ रोकने के बाद अपने बाप को उसने पीटना शुरू कर दिया। बस यहां से बात और ज्यादा बढ़ जाती है। बाप और बेटे के बीच में जो रिश्ता था वो बिल्कुल तार तार हो जाता है, खत्म हो जाता है और बेटे के अंदर एक आदत पड़ जाती है नशा करने की। वो भी जमकर शराब पिया करता था। बाप उसे रोकने की कोशिश करता था तो बेटा ये बात मानता ही नहीं था। वो माँ के पास जाता था तो खुश रहता था और पिता को यह बात बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता की पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद इस बाबूराम शर्मा को हिरासत में लेकर चली जाती है। जब हिरासत में लेकर जाती है तो पता चलता है कि डकैती के एक प्रकरण में बाबूराम शर्मा का नाम आता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। वो जेल में चला जाता है। इधर माँ और बेटा कुछ नजदीक आ जाते हैं। जब जमानत पर बाबूराम शर्मा वापस लौट कर आता है तो घर की स्थितियां और परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब उसने आकर देखा तो उसे ऐसा लगा कि शायद इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत मजबूत हो गए हैं, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो गए हैं। इस तरह के मन में तमाम तरह की बातें थी, तमाम तरह की चीजें उसके मन में पल रही थी। वो इतना गुस्से में आ जाता है। एक दिन अमरोहा के नौगांवा सादात के रतनपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति आदेश कुमार होता है, उसके संपर्क में बाबूराम जाता है और जाकर कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत ज्यादा परेशान हूं, बेइंतहा परेशान हूं, मैं करूं तो क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जब उसने इस आदेश कुमार से बातचीत की तो उसने कहा कि रास्ता तो हम बताएंगे, तुम परेशान क्यों होते हो, हम वकालत किस लिए कर रहे हैं। ये पेशे से वकील होता है और उसने कहा कि मुझे आपके बेटे के कुछ कागज चाहिए। कागजों की व्यवस्था कर दी जाती है, बेटे के कागज आ जाते हैं और 2 जनवरी 2024 की बात है, बहजोई के एक HDFC बैंक में खाता खुलवाया जाता है।
अनिकेत शर्मा के नाम से। खाता खुलवाया जाता है, वहां से डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम मिलता है। एटीएम कार्ड जो होता है, शादी और दस्तावेज होते हैं, वो सारे के सारे आदेश कुमार अपने पास रख लेता है। अब ये आदेश कुमार उसके बाबूराम से कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे बेटे के नाम से एक बीमा कराता हूं और बीमे की जो कीमत होगी वो 25 लाख रुपए होगी। जिस दिन पैसे मिल जाएंगे वो पैसे हमारे आधे आधे हो जाएंगे। मैं आपको नॉमिनी बनाता हूं इसके अंदर। इस तरह की बात थी। बाबूराम खुश हो जाता है और जो किस्त के पैसे थे, किस्त की भरपाई थी, ये वकील साहब यानी कि आदेश कुमार कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ रहा था और जब वक्त आगे बढ़ रहा था तब ये तय हो ही जाता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था यहाँ 25 लाख रुपए की नहीं, बल्कि उसने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बीमा कराया था और इस बात को उसने किसी को भनक तक नहीं लगने दी थी। पुलिस जब इस प्रकरण के मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तब ये मामला सामने आता है कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बीमा बेटे का कराया जाता है। अब ये तय करते हैं कि बेटे का कत्ल कराना है। कत्ल कराने के लिए बाबूराम और आदेश कुमार मिलकर एक कातिल का इंतजाम करते हैं और उस कातिल का नाम होता है असलम उर्फ सुल्तान, जो कि रामपुर का रहने वाला होता है। वो कहता है कि साहब मैं कत्ल कर दूंगा, यानी कि हत्या कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे 3.5 लाख रुपए चाहिए। वो कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज नहीं है, लेकिन वो एक्सीडेंट लगना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना है। कहते हैं बिल्कुल ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। असलम अब अकेला नहीं था। असलम ने अपने 2 साथियों को पकड़ता है। एक तहब्बुर मेवाती होता है, दूसरा साजिद होता है। तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं कब कहां कैसे कैसे करना है और ये प्लानिंग बनती है 15 नवंबर 2025 की। बाबूराम अपने एक साथी विजय के साथ, साथी बेटा अनिकेत के साथ बाइक पर बैठ के सीधे पहुंच जाते हैं चंदोसी गंगा एक्सप्रेसवे की पुलिया के नीचे। और यहां पहले से ही असलम, तहब्बुर और साजिद मौके पर मौजूद होते हैं। उनके पास एक वैगनार कार होती है। बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा एक काम करो, शादी में तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे ये चाचा हैं विजय, इनके साथ कहीं बाहर निकल जाता हूं, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। ये मेरे दोस्त हैं, ये तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, इन्हें परेशान मत करना। अपने उस बेटे जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, अनिकेत शर्मा को समझाता है। बेटा भी खुश हो जाता है इन तीनों के साथ जाने के लिए। खुश इसलिए हो जाता है क्योंकि चंदोसी में जैसे ही पहुंचते हैं वहां जाने के बाद इसको शराब पिलाई जाती है। उससे पूछा जाता है कि तुम कौन सी शराब पियोगे। उसने अपने जो ब्रांड का नाम था उसकी इच्छा पूरी कर दी, ब्रांड दिया, उसे पूरा पी जाता है। वो फ्री की शराब थी इसलिए आराम से जम के पी लेता है। उसे लग रहा था कि बहुत अच्छा हुआ जो पिताजी नहीं आए और मैं आया। अब यहां से गाड़ी चलती बिलारी की तरफ। गाड़ी जब बिलारी की तरफ गई थी तब वो उसे फिर से शराब पिलाई जाती है और जब फिर से शराब पिलाई जाती है तो फ्री की शराब थी, उसने और ज़्यादा पी ली। अब वो ऐसी स्थिति में नहीं था कि विरोध कर सके, ऐसी स्थिति में नहीं था कि वो ठीक से खड़ा भी हो सके। यहाँ से गाड़ी चलती है मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव की तरफ, जंगल की तरफ लेके जाते हैं, खेतों की तरफ लेके जाते हैं और उसे गाड़ी से उतारा जाता है। उतारने के बाद ये 3 जो कातिल होते हैं, साजिद, असलम और तहब्बुर, ये तीनों मिलने के बाद एक सरिया निकालते हैं। भारी सरिया होता है। उस सरिये से एक के बाद एक अनिकेत के चेहरे पर, सर पर लगभग 3-4 वार करते हैं। जो पूरी ताकत से वार किए जाते हैं वो उसी वार में ढेर हो जाता है, मर जाता है। जो मर जाता है बात यहीं पर नहीं थमती, उसकी लाश को वहां से उठाया जाता है। उठाने के बाद सीधा सड़क के किनारे रखा जाता है और एक के बाद एक बार उसके ऊपर वो वैगनार कार जो होती है वो चढ़ा दी जाती है, ये उस दिखाने के लिए कि ये एक रोड पर हुआ एक्सीडेंट है। वो इतना काम करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। पुलिस को लाश मिल जाती है अगले दिन, यानी कि शाम को लाश मिल जाती है और जैसे लाश मिलती है उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। शुरुआत में पुलिस भी यही समझ रही थी, लेकिन पिता जब पकड़ा जाता है तो पूरी कहानी निकल के सामने आती है और पिता को भी तभी पता चला था कि बेटे का जो बीमा हुआ था वो 25 लाख का नहीं हुआ था, बल्कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बीमा हुआ था। ये सुनने के बाद पिता के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस ने सभी लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा और साथ ही इस घटनाक्रम के खुलासे के बाद जब अखबारों में ये खबर छपती है, सोशल मीडिया पर ये खबर चलती है, तो वाकई रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी सामने आती है। ये तो क्लियर नहीं हो पाया कि माँ और बेटे के अवैध संबंध थे या नहीं थे, लेकिन बाप ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, बाप ने अपनी पत्नी से दूर करने के लिए अपने बेटे को, और साथ ही बाप ने अपनी तसल्ली के लिए अपने ही बेटे का इतना भयानक रूप में कत्ल कराता है। और वो पैसा लेना चाहता था। उस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता था कि जिस बेटे का वो कत्ल करा रहा है उसके थोड़े बहुत नहीं 2 करोड़ 10 लाख रुपए का बीमा हुआ है, जबकि उसको बताया गया था 25 लाख का। और उसके हिस्से में आते भी, यदि इस मामले का कभी खुलासा नहीं होता, तो सिर्फ 12.5 लाख रुपए आते। बाकी सारे के सारे पैसे वो एक्सीडेंट का क्लेम हासिल कराने वाला वकील आदेश कुमार ही हत्या लेता। पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया और बेनकाब करने के बाद समाज में दिखाया कि किस किस गंदी प्रवृत्ति की, किस किस गंदी जहनियत के लोग भी हमारे आसपास के लोगों के बीच में रहते हैं। दोस्तों,
इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते महाराष्ट्र के पुणे शहर के रहने वाले हैं मीकू, रोहतक के हैं जसवीर, शीतल शर्मा हैं, असगर शेख हैं। आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। राजस्थान से इमदाद खान, अरविंद चौधरी, अनिल कुमार मीना हैं, प्रदीप यादव, डॉक्टर AK किशोरिया, अरशद खान मेवात से, अली और अंशु हैं, अमोल मोहम्मद तारिक हरदोई से, पीताम्बर पटेल और अनामिका पटेल, साजदा प्रवीण, साजिद, अनिल शिवानी, राकेश यादव, पवन कुमार, रहमू खान बिहार से हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।